हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज का सेकंड पार्ट। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपने सैलरीज से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का सारा पार्ट देख लिया था और वीडियो के एंड में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। लास्ट में हमने क्या कवर किया था? प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी का पार्ट कवर किया था और उसके बाद फॉर्मेट का मैंने हल्का सा पार्ट बता दिया था। लेकिन जब तक आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यानी सारे प्रोविजंस क्लियर नहीं होंगे, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो तब तक आपको कंपटीशन ऑफ सैलरी का पार्ट ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। और आपके लिए भी मैंने घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे बेसिक सैलरी, फी, कमीशन, बोनस से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि अराउंड 14 से 15 मिनट कवर करेगा। फिर देखिए ग्रेचुटी का कंटेंट देखेंगे। इसमें सबसे पहले वही प्रोविजंस कवर कर लेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे आपको प्रोविजन आराम से समझ में आ जाएगा। अब टाइम मिला तो लीव एनकैशमेंट भी ऐसे कवर कर लेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में कवर होगा। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने कवर करवा दिया, अब आपको भी कवर करना है, आपको भी सॉल्व करने क्वेश्चन। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, पीडीएफ के एंड में दिख जाएंगे आपको। इसमें एक बेसिक सैलरी से रिलेटेड है, जिसके 3 पार्ट है, छोटे छोटे से हैं, वो करने हैं। दूसरा आपका ग्रेचुटी का है और तीसरा आपका लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है। अब देखिए, उसकी जो सॉल्व पीडीएफ है, इसका मैं वीडियो तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि सिंपल है, आपको आ जाएगा आराम से, या जो भी मैं सॉल्व पीडीएफ आपको दूंगा वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको मुझे आंसर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप वो सारे आंसर कैलकुलेशन के फॉर्म में प्रोवाइड कीजिए। ये नहीं कि बस लास्ट का आंसर बता दिया, पूरा का पूरा सॉल्व होना चाहिए, तब जाके मैं आपको सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। अब देखिए, बहाना नहीं बनाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे को टाइम नहीं है सर, कॉलेज का असाइनमेंट है। अगर ये भी बहाना है तो 4-5 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, जैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा मैं आपको सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए, बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? जनरली वो सैलरी जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को उसके पे स्केल या ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दी गई है। तो नॉर्मली यही पार्ट होता है देखिए इसमें। पर इसके अलावा आपको कुछ एलिमेंट और भी पता होने चाहिए। जैसे देखिए, बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो आ जाएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर। तो आपको पता है कि असेसमेंट ईयर में आप असेस करते हो, यानी जो भी टैक्स का पार्ट है वो कैलकुलेट करते हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर की बात करते हो। यानी प्रीवियस ईयर क्या है यहाँ पे 1920, असेसमेंट ईयर क्या है 2021। तो आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर की सैलरी कितनी ड्यू हुई है, एक तो ये पार्ट। इसके अलावा एडवांस सैलरी कितनी मिल गई, ये भी मैंने बताया था। देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया था बेसिस ऑफ चार्ज, तो वो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 15, ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सैलरी वो अगले साल ड्यू होगी, लेकिन इसी साल मिल गई तो वो इसी साल टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2021 था, उसमें ड्यू होती है लेकिन अभी मिल गई। इसी तरीके से एरियर ऑफ सैलरी भी होता है। जैसे 17-18 की कोई सैलरी ड्यू थी और उस साल टैक्सेबल नहीं हुई थी, लेकिन वो 1920 में एरियर बकाया आपको मिल गया, तो वो 1920 में टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो भी इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो जनरली ये पार्ट तो आपका आएगा। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा बोल रहा है कि जैसे देखिए, बोनस हो गया, अलाउंसेस हो गए, परक्यूजिट्स हो गए, आप कभी भी बेसिक सैलरी में मत जोड़िए, वो अलग से दिखाए जाते हैं। बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, कमीशन, ये अलग से दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन प्लस डीए कभी कभी पार्ट बन जाता है किसका, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे एचआरए, जब आप एचआरए कैलकुलेट करते हो तो सैलरी में क्या इंक्लूड करते हो, बेसिक सैलरी। डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और इसके अलावा कमीशन अगर वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो वो एचआरए में सैलरी के कैलकुलेशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे 40% ऑफ सैलरी बोलते हो या 50% ऑफ सैलरी, अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, नहीं किया तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन देखिए, जब हम कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज इससे मतलब नहीं होता, एचआरए की कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं। तो डीए पूरा का पूरा आएगा, सीधी सी बात है बाहर। कमीशन पूरा का पूरा आएगा, तो इसका मतलब डीए फुली टैक्सेबल होता है। लेकिन जब किसी कैलकुलेशन का पार्ट बनता है अंदर, तो वो किसकी कंडीशन पे, उनके प्रोविजंस की, उनके सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है उसके बेसिस पर हमें देखना पड़ता है कि भाई डीए ले या नहीं ले। तो जैसे आज मैं ग्रेचुटी का पार्ट बताऊंगा, उसमें एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है और एक में नहीं लग रहा, तो उसके बेसिस में एक में क्या है, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या नहीं हो, तब भी हमें बेसिक सैलरी के साथ लेना है। ठीक है, और एक में क्या बोल दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ही हम लेंगे। इसका मतलब अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो डीए नहीं लेंगे, ऐसे बोल दिया। ठीक, तो वो आज देखेंगे हम। लेकिन डीए जब भी आप सैलरी कंप्यूट कर रहे हो तो वो तो लोग ही लोगे, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं है, ऐसे आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, बेसिक सैलरी का जब भी हम पार्ट करते हैं तो ग्रॉस सैलरी होती है, ना कि नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब क्या है, कट पीट के आपको मिल गए। किसी एम्प्लॉय से हम पूछते हैं या किसी फ्रेंड से कि भाई तेरे को कितना मिला, तो बोला यार मेरा पीएफ भी काट दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है मेरी सैलरी में से काट दिया,
मैंने लोन ले रखा था तो कंपनी ने क्या बोल दिया कि आपके मंथली अमाउंट में से रिकवर करेंगे, तो उसमें से भी काट दिया, और जो TDS ये कटा वो भी जनरली काट के मेरे को नेट सैलरी दे दी। तो यहाँ पे नेट सैलरी की बात नहीं कर रहे, बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं, जो कि ग्रेड पे या पे स्केल के अकॉर्डिंग तय होती है। तो उसमें आपको जो अमाउंट मिलता है वो कट के बाद में मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बेसिक सैलरी बोल रहा हूँ कि आपकी 10,000 रुपीज़ पर मंथ तय हुई, तो 12 महीने के हिसाब से कितनी हो गई, 1,20,000। अब देखिए मान के चलिए कि आपका जो PF का कंट्रीब्यूशन उसमें से काटा गया वो 12,000, 10% कट गया मान के चलिए, तो आपका कितना बचा, 1,08,000। फिर देखिए आपका 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम काट दिया गया, तो 1,00,000 आपको मिले। फिर मान के चलिए कि 20,000 लोन से रिलेटेड काट दिए गए, कि आपसे लोन का अमाउंट रिकवर कर दिया गया, जो भी आपने लोन लिया था कंपनी से, तो आपकी सैलरी में से काट दिया गया, तो आपको 80,000 मिले। तो 80,000 थोड़ी टैक्स में कैलकुलेट होंगे, जब भी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए बेसिक सैलरी 1,20,000 ही काम में आएगी। तो कभी भी आपको बोल दिया है कि ये डिडक्शन करने के बाद 80,000 आपके पास आए हैं, तो आप दिखाइए कि बेसिक सैलरी क्या होगी, तो आपको वापस से जोड़ के दिखानी पड़ेगी और ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा। समझ गए, इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट ध्यान में आने चाहिए। तो देखिए आप फटाफट चलते हैं और पे स्केल आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। बेसिक सैलरी, इट इज़ अ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। लेकिन मैंने आपको बता दिया डिटेल में क्या पार्ट रहता है। पे स्केल या ग्रेड सिस्टम, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय को पहले से ही इंक्रीमेंट स्केल पता रहता है कि कितना उसका हर साल अमाउंट बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है 5,000, 1,000 दे रखा है, 8,000, 2,000, 12,000। देखिए जो ये 5,000 दे रखा है, मान के चलिए कि जब भी आपकी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का पार्ट तय हुआ कि आपकी सर्विस कंडीशन फिक्स हुई, तो उसमें आपकी सैलरी तय हुई कि आपको 5,000 मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक साल तक आपको 5,000 ही मिलेंगे पर मंथ, 5,000 क्या मिलेंगे पर मंथ। जैसे ही वो एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके 1,000 बढ़ जाएंगे। तो जो ये बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा हुआ है, ये जनरली इंक्रीमेंट का पार्ट है कि कितना आपका इंक्रीमेंट होगा, कब तक, 8,000 तक। उसके बाद आपका 2,000 इंक्रीमेंट होगा। तो आपकी सैलरी कितनी है, शुरू में फिक्स की गई 5,000। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, मेरी तो सैलरी ही शुरू में 9,000 फिक्स की होती, तो इस वाले पार्ट में नहीं आ पाती, क्योंकि 8,000 के बाद क्या है 9,000, तो वो गलत हो जाता, तो वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाता। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सैलरी क्या फिक्स की गई, 8,000 फिक्स की गई है, ठीक है, तो आपको एक साल तक 8,000 मिलेंगे। उसके बाद 2,000 इंक्रीमेंट होके आपके 10,000 हो जाएंगे। फिर एक साल तक आपको 10,000 पर मंथ मिलते रहेंगे। जैसे ही एक साल वापस हो जाएगा फिर आपको 2,000 और मिलेंगे, तो टोटल मिला के आपको 12,000 मिलेंगे, 12,000 पर मंथ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, द अबोव डेटा इंडिकेट्स द इंक्रीमेंट शेड्यूल। एज पर दिस शेड्यूल इनिशियल पेमेंट इज ₹5,000 पर मंथ which will increase by ₹1,000 every year until salary reaches to 8,000 per month। आ गया, वन सैलरी रीचेज टू 8,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस साल के लिए आपको हर महीने 8,000 रुपये मिलेंगे। फिर जैसे वो एक साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट कितना होगा, 2,000 एवरी ईयर, तो आपके 10,000 हो जाएंगे। फिर आपको 10,000 पर मंथ मिलेंगे जब तक कि वो 12,000 तक नहीं पहुंच जाते हैं। फिर आपको पता है कि जैसे एक साल कंप्लीट हुआ तो 10,000 प्लस 2 12,000 तक आप पहुंच जाओगे। फिर आपके नहीं बढ़ेंगे, फिर तो जो भी पे स्केल होगा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग पार्ट होगा, नहीं तो आपके फिर नहीं बढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली बेसिक सैलरी इज कैलकुलेटेड। और एक और चीज़ याद रखना, ये अकॉर्डिंगली बेसिक सैलरीज कैलकुलेटेड का मतलब क्या है कि आपका 19-20 प्रीवियस ईयर देखेंगे, क्योंकि अभी मैं असेसमेंट 2021 बता रहा हूँ, आपको याद है तो 19-20 के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में अप्रैल से लेके मार्च, आपको पता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यही देखा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या बोलते हैं कि मंथ के एंड में ड्यू होती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या बोलते हैं कि अगले महीने के शुरू में ड्यू होती है, मतलब 1 को। तो उस केस में क्या बताया था मैंने आपको, मार्च से लेके फरवरी, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो 1 से लेके 30 अप्रैल का पार्ट है वो 1 मई को ड्यू होगा। ठीक है, 1 मई से 31 मई का पार्ट है तो वो 1 जून को ड्यू होगा। इस वजह से क्या होता है, जो मार्च का पार्ट है वो अप्रैल में ड्यू होगा, जो फरवरी का पार्ट है एंड का वो मार्च में ड्यू होगा। इसलिए जनरली हम क्या बोलते हैं, मार्च से लेके फरवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। तो वो आपने क्या करा, इस अकॉर्डिंग जो भी सैलरी कैलकुलेट हुई, फिर आपने अपने प्रीवियस ईयर की सैलरी देख ली कि मार्च से फरवरी या अप्रैल से मार्च क्या है, किसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट। और सीधी सी बात है एक और चीज़ कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये स्केल लगता ही नहीं है, क्योंकि CPC आता है, सेंट्रल पे कमीशन आता है। आपको पता है कि अभी 7th सेंट्रल पे कमीशन चल रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे पहले बोलते थे 6ठा वेतन आयोग, फिर क्या लग गया 7वां वेतन आयोग लग गया। यूनिवर्सिटी के टीचर क्या बोलते हैं, एकेडमिक ग्रेड पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो याद रखना जो ये CPC की बात करता है, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की, सेंट्रल स्टेट, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता
तो मेरा ये 7 CPC लग जाता, तो मान के चलिए कि 15,000 के हिसाब से मेरी सैलरी तय होती, 15 से 45 का होता पे स्केल, ऐसे होता। अब देखिए बीच में इंक्रीमेंट का पार्ट नहीं दे रखा है इसमें, तो मुझे पता है कि 7th CPC के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट पता है कितना है, एनुअल इंक्रीमेंट है 3% ऑफ सैलरी। तो जैसे मेरी सैलरी 15,000 फिक्स की, तो ये थोड़ी शुरू में ही 3% मिल जाएंगे, पहले साल काम करूँगा 15,000 पर मंथ मिलते रहेंगे, फिर जैसे ही एक साल पूरा होगा तो उसके बाद 3% ऑफ सैलरी। लेकिन याद रखना ये जो 3% ऑफ सैलरी है ये नहीं कि जब मैंने काम किया उसके बाद एक साल बाद बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है। इसमें एक डेट फिक्स होती है 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। जब पहले छठा वेतन आयोग था, तो अगर आपने अपनी बीकॉम की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ये क्वेश्चन होता है, तो उसमें जनरली क्या होता है 1 जुलाई से बढ़ता था, लेकिन अब 1 जनवरी से भी हो सकता है और 1 जुलाई से भी हो सकता है। किससे? 7वें वेतन आयोग से, यानी 7th सेंट्रल पे कमीशन के थ्रू। एनुअल इंक्रीमेंट चेंज नहीं हुआ, वो तो यही है 3% ऑफ सैलरी। और भी इसका डिटेल पार्ट आता है, लेकिन मैंने तो आपको हल्का सा पॉइंट बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए 1 जुलाई जैसे ही आ गई और उससे पहले आप अपॉइंट हुए थे तो आपको 15,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई आ गई तो आपका 3% इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो गया? 450। ठीक है, तो 15,450 आ जाएगा। फिर 15,450 यानी 15,450 आपको पर मंथ मिलते रहेंगे। फिर अगला साल आएगा, फिर उसके बाद 3% इंक्रीज होगा, 15,450 का इंटू 3% या प्लस 3% बोल दीजिए, क्योंकि 3% जुड़ जाएगा इस तरीके से। फिर जो आएगा वो एक साल तक चलता रहेगा। इस तरीके से एनुअल इंक्रीमेंट आपका होता रहेगा। ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो नॉर्मल दिया है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी पे स्केल के अकॉर्डिंग करना, CPC के अकॉर्डिंग मत करना, करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। DA क्या बोल रहा है? DNS अलाउंस और DP, इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको पता है जनरल प्राइस लेवल बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपका रहने का स्तर है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। तो उस केस में क्या है, आपको DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो ये फुली टैक्सेबल है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो। क्योंकि देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना एक कंडीशन का पार्ट है, जिसके थ्रू क्या निकलता है, एग्जाम्शन के अमाउंट में सैलरी का पार्ट कैलकुलेट होता है। जैसे ग्रेचुटी का एग्जाम्शन देखना है, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का देखना है आपको पार्ट, और मैं बताऊं HRA हाउस रेंट अलाउंस का आपको पार्ट देखना है। इस तरीके से आपको कहीं कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसमें किसी में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा, किसी में नहीं होगा। लेकिन जब भी कंप्यूटेशन की बात करोगे, यानी कैलकुलेशन नहीं, कंप्यूटेशन की बात करोगे किसका, सैलरी का, तो जब भी आप कंप्यूटेशन की बात करोगे तो देखो DA पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। वो HRA के अंदर कैलकुलेट हो रहा है कि एग्जाम्शन के लिए क्या अमाउंट होगा। जैसे HRA की 3 कंडीशन होती है एग्जाम्शन की, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोलते हैं। तो उसमें एक आता है 40% और 50% ऑफ सैलरी, और एक बार आता है 10% ऑफ सैलरी, ऐसे आता है। तो जो वो सैलरी बोल रहा है ना, उसमें क्या आएगा, बेसिक प्लस DA। और DA कौन सा आएगा, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक है, सपोज करो नहीं होता तो DA नहीं आएगा उस कैलकुलेशन में। लेकिन अगर DA रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या नहीं हो, तो बाहर तो आएगा ही आएगा, बाहर तो आएगा ही आएगा। तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन बाहर तो चाहे हो चाहे नहीं हो तब तो आएगा। तो इसलिए वो फुली टैक्सेबल माना जाता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। समटाइम इट इज़ गिवन दैट DA DP यानी DNS अलाउंस DNS पे इज़ नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑब्लिक यानी ब्रैकेट में दे दिया लीव एनकैशमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। तो आपको पता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा। जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी का कुछ हिस्सा PF के फॉर्म में जाएगा, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, आपको ये पता है। अब उसने बोल दिया कि मैं क्या करूँगा 10% ऑफ सैलरी दूंगा। तो देखिए सैलरी में क्या आता है, सैलरी में बेसिक भी आ सकता है और उसके साथ DA भी आ सकता है, DNS अलाउंस भी आ सकता है। तो आपको पता है कि अगर बेसिक प्लस DA का 10% जमा हो रहा है, तो इसका मतलब DA रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इसका मतलब जब भी आप रिटायर होगे तो आपको PF का जो भी अमाउंट मिलेगा तो वो ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी के साथ साथ उसमें DA का पार्ट भी जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। और अगर DA नहीं जोड़ा गया तो इसका मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी जो आपको रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, तो जो भी अमाउंट निकलता है अगर उसमें DA को लिया गया है, बेसिक सैलरी प्लस DA को लिया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट। नहीं लिया गया तो क्या बोलेंगे, नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल तो होता है, चाहे हो चाहे नहीं हो। इन सच केस DA DP इटसेल्फ शैल बी फुली टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है, चाहे हो चाहे नहीं हो तब भी टैक्सेबल होगा। हाउएवर फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल लीव एनकेशमेंट, पेंशन, HRA, देखिए बोल दिया एटसेट्रा, DA DP विल बी इंक्लूडेड इन सैलरी ओनली इफ इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देखिए कैलकुलेशन, तो इसका मतलब क्या है
कि अंदर का पार्ट मतलब जब एग्जम्पशन निकालेंगे तो उस केस में अगर हम टैक्सेबल निकालेंगे, टैक्सेबल एचआरए कितना है, तो टैक्सेबल के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो भी एचआरए रिसीव होती है उसमें से हम क्या करते हैं, एग्जम्पशन लेस करते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके इसमें क्या करते हैं, हम सैलरी का पार्ट लेते हैं। सैलरी में हम क्या लेते हैं, बेसिक प्लस डीए लेते हैं। डीए कब लेंगे, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, नहीं तो हम लेंगे ही नहीं, सीधी सी बात, सिर्फ हम सैलरी लेंगे। इसके अलावा आपको पता है कमीशन भी लेते हैं। कमीशन कब लेते हैं, अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में हो। अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है तो कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, लेकिन कंप्यूटेशन में तो लेंगे। कंप्यूटेशन मतलब क्या हो गया कि बाहर जो कमीशन आएगा वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल आएगा, लेकिन एचआरए के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे क्योंकि वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है। वो तो क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो बताओ वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ तो आएगा। लेकिन जब एचआरए के अंदर जो कैलकुलेशन आएगी सैलरी में तो उसमें नहीं आएगा। ऐसे तो यूँ समझिए डीए का पार्ट भी सिंपल है। फीस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन एम्प्लॉय में बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा रेमुनरेशन फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जॉब की कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग सच एक्स्ट्रा रेमुनरेशन इज टर्म्ड एज फीस एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि रिसिप्ट बेसिस पे, तो जनरली ये ड्यू बेसिस पे भी टैक्सेबल हो जाएगी। कमीशन में भी ये बोल रखा है कि ये टर्नओवर का एक परसेंटेज है या प्रॉफिट के एक परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है, और फिक्स भी हो सकता है यार रखना कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसे हो गया। इन आइदर केस इट इज़ टैक्सेबल। जनरली टर्नओवर के परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में दिया होता है। बोनस, बोनस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलंटरी। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बोनस दिया है, तो उस केस में क्या होगा, ये बोनस के फॉर्म में ही टैक्सेबल होगा। अगर वॉलंटरी दिया अपनी इच्छा से तो ये परक्विजिट्स हो गया, मतलब एम्प्लॉयर ने आपको एक तरीके से फैसिलिटी दे दी, जैसे क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, क्लब की फैसिलिटी देता है, आपको पता है गैस की फैसिलिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देता है, वैसे ही आपको बोनस की फैसिलिटी दे दी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, परक्विजिट्स के फॉर्म में हो गया। ये फुली टैक्सेबल होता है, पर कब होता है, रिसिप्ट बेसिस पे, मतलब जिस साल आपको एक्चुअल में बोनस मिला है उस साल वो टैक्सेबल होगा। मेन यही है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। इसको मैं ब्लैक ब्लैक कर दूंगा बोल्ड, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा। इफ़ एरियर बोनस इज रिसीव्ड, एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अब देखिए थोड़ा बड़ा पार्ट है तो बाद में आएगा ना, तो अभी नहीं करेंगे, पर आप याद रख लेना कि अगर एरियर बोनस, बकाया बोनस मिलता है तो एसएससी क्लेम कर सकता है रिलीफ का, ठीक है, अंडर सेक्शन 89 1A के अकॉर्डिंग। 1 जो भी दे रखा है मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, 89 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पजेज आपको दे रखा है। ये किस लिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन एचआरए के अंदर कैलकुलेशन होती है, ग्रेचुटी के अंदर होती है, तो डीए लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो ये बोल रहा है कि अगर ग्रेचुटी कवर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब जिन पे पोगा लगता है, पोगा मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ इसको, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। कभी कभी क्या याद नहीं रहता ना, तो आपको क्या उल्टे सीधे टर्म याद रहते हैं, तो मेरे को याद रहता पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लगता है। तो उस केस में डीए चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो, तब भी वो कैलकुलेशन में काम आएगा। अभी वैसे भी मैं बताऊंगा आपको ग्रेचुटी का, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेचुटी फॉर अदर केस, मतलब जिसमें पोगा नहीं लगता, तो उस केस में क्या है, डीए कब आएगा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, या ऐसे भी लिखाता है कभी कभी, अगर वो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक, और डीए आएगा। यहाँ पे डीए चाहे हो चाहे नहीं हो तब भी आ जाएगा, जो कि किस में कवर है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में। और ये अदर केसेस में क्या है, कवर नहीं है, मतलब अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिस पे ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, तो उस केस में डीए कब आएगा, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, जब भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकालते हैं तो कब आएगा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। लीव सैलरी जो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, इसके बाद वाले में, उसमें भी कब आएगा, ये वाले पार्ट में आएगा। एचआरए इसमें तो आता ही है, सबको ध्यान रहता है, एचआरए तो सबको ध्यान रहता है, क्योंकि जब भी बीकॉम में जिसने करा हुआ है तो ज़्यादातर पहले एचआर ही करा हुआ है, और एचआरए सबसे सिंपल लगता है लोगों को। फिर है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसमें भी जनरली क्या है, डीए का पार्ट आएगा। और कमीशन कब आएगा, अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में हो, मैंने आपको बताया था। अब देखिए एक रेंट फ्री एकोमोडेशन भी था, पर मैंने लिया नहीं, वो मैं बाद में लूँगा, ठीक। अब ग्रेचुटी का पार्ट है, और देखिए ये मैंने क्यों लिया ये भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्या बात के लिए भी नॉलेज हो जाएगी, और आपको मैं क्या बोलूँगा, देखो मैंने आपको बताया था कि एचआरए में ये होगा, लीव सैलरी में ये होगा, तो जिससे आपको ध्यान रहेगा। अब हम पढ़ते हैं ग्रेचुटी का। देखिए अब ग्रेचुटी बात कर रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10,
तो हमें पता है कि टैक्सेबल होती है, लेकिन इसमें एग्जाम्प्ट का पार्ट भी आ सकता है या कुछ कंडीशन होती है उसके बेसिस पे आता है, तो बहुत सारा पार्ट है, आगे कवर करेंगे। लेकिन देखिए ग्रेचुटी का मतलब क्या है। एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी प्रोवाइड की है रिटायरमेंट बेनिफिट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट ईयर में बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, लॉन्ग ईयर तक वो काम करता रहा है, बहुत सालों तक वो काम करता रहा है, और उसके थ्रू क्या ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से ग्रो हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने पूरा एफर्ट किया है। तो उस बेसिस पे क्या कर रहा है, सामने वाला उसको ग्रेचुटी दे रहा है। और कभी कभी आपको पता है कि देखिए एक्ट के अकॉर्डिंग या लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग या कानून के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लग जाता है। तो यहाँ पे नीचे वो पार्ट आ जाएगा अलग से, जो कि मैंने एक चार्ट के थ्रू कवर किया है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ग्रेचुटी इज रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, जो उसने पास्ट में सर्विसेज दिया, इतना एफर्ट किया है, उसका परिणाम है ग्रेचुटी। अब देखिए जनरली बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो टर्मिनेशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, उसकी वजह से ग्रेचुटी दी जाती है, मतलब रिटायर हो गया। ठीक है, डेथ का पार्ट भी आ जाता है जनरली, रिज़ाइन कर दिया, रेजिग्नेशन कर दिया, वो पार्ट भी आ जाता है इसमें, याद रखना। टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं कि रिटायर हुआ, अगर रिज़ाइन कर दिया गया है तो उस केस में भी आ जाता है ग्रेचुटी का पार्ट। तो वो 10 साल 15 साल 20 साल काम कर रहा है तो जनरली उसको ग्रेचुटी का पार्ट मिलता है। ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि अगर 5 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो ग्रेचुटी का पार्ट मिल जाता है। मैंने कहीं पे सुना था, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसी कंडीशन पर्टिकुलर नहीं आती है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील्स विद द एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेचुटी इनकम। सच एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय ए सैलरीड असेसी। इसका मतलब देखिए सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इस केस में क्या होगा, एग्जम्पशन का पार्ट होगा ही नहीं, तो वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एसएससी अदर देन एम्प्लॉय शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। एग्जाम्पल, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 एस एजेंट्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ LIC ऑफ इंडिया। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एजेंट, तो यहाँ पे भी क्या एक तरीके से LIC क्या है, प्रिंसिपल। और जो कमीशन एजेंट है, जैसे अगर मैं एजेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं पॉलिसी करवा रहा हूँ बहुत सारी LIC के बिहाफ पे, तो उस पर मुझे क्या मिल रहा है, पब्लिक से यानी क्लाइंट से क्या मिल रहा है, जो भी पॉलिसी का पैसा मिल रहा है मैं LIC में जमा करा रहा हूँ, और उस पर मुझे क्या मिल रहा है, कमीशन एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिल रहा है। तो मेरा बिजनेस ही है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ग्रेचुटी क्या है, एग्जम्प्ट नहीं होगी और टैक्सेबल होगी। अब देखिए ट्रीटमेंट में मैंने बिल्कुल ढंग से दे रखा है, मस्त ढंग से। यहाँ पे क्या बोल रखा है, रिसीव ड्यूरिंग सर्विस। अगर सर्विस के दौरान रिसीव हुई तो टैक्सेबल, तो सीधी सी बात है ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो सर्विस के दौरान रिसीव्ड होना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गई तो फुली टैक्सेबल हो जाती है। तो ज़्यादातर ये रिटायरमेंट बेनिफिट के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। सर्विस से हटा दिया गया या सर्विस से आप रिटायर हो गए, उस केस में आ गया तो रिटायरमेंट आ गया। अब देखिए डेथ के केस में भी मैंने कवर किया है, लेकिन वो 3 लाइन का पार्ट है, अभी कवर कराऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिफेंस सर्विस का कोई एम्प्लॉय है तो पूरी की पूरी ग्रेचुटी जो भी मिल रही है पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या बोल रहा है, कवर्ड अंडर पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, नॉट कवर्ड अंडर पोगा, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये ABCD क्या है, मैंने नीचे क्या है, केस A, केस B और केस C और केस D कवर कर रखा है। देखिए इसके अंदर 2 केस है ना, तो आपको पता है कि इसके अंदर 2 केस हैं, तो इसलिए A केस ये हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इस तरीके से। और एक डेथ का केस भी है, डेथ हो गई, तो वो तो 3 लाइन का पार्ट है, सिंपल सा। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए केस A और केस B तो सिंपल है, ऊपर आपने पढ़ा समथिंग, जो चार्ट पढ़ा उसी में से देख लेना, सिंपल सा पार्ट है। क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस ग्रेचुटी मिल गई तो पूरी टैक्सेबल है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो जनरली ये पार्ट आपका आएगा भी नहीं, लेकिन आ गया तो आपको याद रखना है, फुली टैक्सेबल। अब देखिए जब एग्जाम्प्ट की बात करते तो किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, डिफेंस सर्विस के मेंबर के लिए। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और डिफेंस सर्विस एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, याद रखना, ड्यूरिंग नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग में तो टैक्सेबल है। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ, वो एम्प्लॉय रिटायर हो गया, रिज़ाइन कर दिया, तो वो सारे पार्ट हो गए। तो उस केस में क्या होगा, जो भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी वो एग्जम्प्ट होगी। अब याद रखना गवर्नमेंट में क्या आएगा, सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी आ जाएगी, लेकिन स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन नहीं आएगा। लोकल अथॉरिटी मतलब ऐसे हो गया, क्या बोलते हो आप, म्यूनसिपलिटी कमेटी हो गई, म्यूनसिपलिटी बोर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये सारा पार्ट आता है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, ये बोलते हैं ना आप। लेकिन स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में क्या आता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी हो, तो और भी इसमें कंडीशन होती है, लेकिन आपको नॉर्मल नाम के थ्रू पता चल जाएगा, जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ध्यान आ रहा है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, और जहाँ तक एक और ध्यान आ रहा है
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये सारे पार्ट जो भी हैं ये सारे के सारे स्टेचुटरी कॉरपोरेशन कहलाते हैं। एक तरीके से क्या हो गया, ये शेयर कैपिटल वाली कंपनीज हो गई ना, जो कि क्या करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के फॉर्म में हो गई स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, ठीक, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, ये नहीं आएगा। और बाकी सारे फुली एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स से, ये याद रख लेना। तो ये दोनों ख़त्म। अब एक केस सी, जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लगता है, अब वो किन पे लगता है ये भी मैंने नोट्स में कवर कर रखा है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। पर पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पशन का पार्ट क्या होगा। ये बोल रहा है ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, क्योंकि बाकी अदर होंगे, गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सारे होंगे, है ना, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। In such case, minimum of the following shall be exempted from under section 10, subsection 10 point second. Actual gratuity received rupees 20 lakh और 15 working days salary for every completed year of service. अब देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पे बोला 15 वर्किंग डे सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो इसका मतलब क्या, 15/26, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि एक तरीके से संडे को वर्क नहीं रहता तो संडे की छुट्टी रहती है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि एक जो मंथ है वो 30 दिन का होता है, और मान लीजिए कि उसमें 4 संडे हटा दिए, ठीक है, तो 26 डेज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल दिया 15/26। जबकि जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगेगा तो वहाँ पे 15/30 आएगा, यानी हाफ होगा, 15/30 होगा। यहाँ पे क्या 15/26 है। और यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ, ये बोल रखा है। अब देखिए ढंग से सुनना, सिंपल सा पार्ट है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का जनरली मतलब क्या होगा कि अगर 6 महीने से ज़्यादा काम किया गया है तो पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप रिटायर हो रहे हो, ग्रेचुटी आपको मिल रही है, तो आपने 24 ईयर्स और आपने 6 मंथ काम किया है, 24 + 6, तो 24 ईयर्स ही लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, मोर देन 6 मंथ को 1 साल माना जाएगा। इसका मतलब अगर 7 महीने होंगे, 6 महीने 1 दिन भी हो जाते हैं तो वो जनरली मोर देन 6 मंथ कहलाते हैं। तो अगर 24 साल 6 महीने 1 दिन काम किया है तो तब जाके वो क्या कहलाएगा, 25 साल हो जाएंगे, याद रखना। यानी कहने का मतलब नॉर्मल सोचिए कि अगर 24 साल आपने 7 महीने काम किया है तब जाके वो 1 साल और जुड़ जाएगा और वो 25 साल हो जाएगा। लेकिन अगर 24 साल 6 महीने की बात कर रहे हो तो ये आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको 24 ईयर ही लेना है। इसे बोलते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कि अगर 6 महीने से ज़्यादा का पार्ट काम किया है तो वो 1 साल कहलाएगा। तो इसका मतलब आपने 24 ईयर तो काम किया, और जब आप रिटायर हो रहे थे तो उस वक्त आपने 5 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, तो वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 7 महीने, 6 महीने 10 दिन, 6 महीने 15 दिन, तो उसको 24 को 25 ईयर्स कर दिया जाएगा। एक चीज़ तो ये। अब देखिए सैलरी पर मंथ की बात कर रहा है, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी, इसका मतलब रिटायर होने से पहले जो लास्ट ड्रॉन की थी सैलरी निकाली थी, वो क्या है। अब सैलरी में क्या आता है यार रखना, बेसिक सैलरी आती है, एक तो ये आता है बेसिक, और एक डीए का पार्ट। डीए चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो, यानी क्वेश्चन में चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, तब भी लिया जाएगा, लेंगे, ठीक है, याद रखना, बेसिक प्लस डीए। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, सैलरी पर मंथ। आप सोचिए कि आपको सैलरी लास्ट में आपने कितनी निकाली जब रिटायर होते, 26,000 निकाली, सिंपल ही रख रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर सोचिए कि मैं 26,000 इंटू 15/26 कर रहा हूँ। 15/26 का मतलब क्या है, यहाँ पे मत लीजिए, एक बार यहाँ पे लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने डिवाइड किया तो 1000 रुपीज़ पर डे की हो गई, क्योंकि एक महीने में 26 दिन काम होता है, तो इसका मतलब 1000 रुपये पर डे हो गया। और 15 दिन के हिसाब से कितने हो गए, 15,000। और आपको पता है कि जो 15,000 है वो 1 साल का अमाउंट है, क्योंकि क्या बोल दिया, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15,000 1 साल, और अगर आपने उस कंपनी में 25 साल सर्विस दी है तो 15,000 इंटू 25। तीनों में से जो कम हो वो एग्जम्प्ट होगा। एक्चुअल ग्रेचुटी जो भी मिली है उसमें से क्या करेंगे, ये तीनों में से जो कम होगा वो लेस कर देंगे, और बाकी आपका टैक्सेबल पार्ट बन जाएगा। मान के चलिए कि एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी आपकी थी, 30 लाख बनी, रिसीव जो आपकी हुई 30 लाख रिसीव हुई। अब ये जो अमाउंट निकला तीनों में से वो निकला आपका 16 लाख, जो लोअर था, तो 30 में से 16 लाख लेस कर दिए, तो बाकी कितने बचे आपके, 14 लाख। तो टैक्सेबल कितना होगा, ये 14 लाख का पार्ट होगा। एग्जाम्पशन कितनी मिल गई आपको, 16 लाख की, जो कि तीनों में से कम थी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, समझ गए, सिंपल। नोट में क्या बोल रखा है कि ये एक्ट किन एम्प्लॉयज़ पे लगता है, किन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ पे लगता है। देखिए अब क्या बोल रहा है, दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंगेज इन फैक्ट्रीज, माइंस, गार्डन्स, ऑयल फील्ड्स, पोर्ट्स, रेल कंपनीज एंड सच अदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर, ये सारे पार्ट में बोल रहा है, जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हो, काम करते हो, 10
यानी मिनिमम 10 तो होने चाहिए, मोर देन 10 हो सकते हैं तो 10 या उससे ज़्यादा। इन केस वंस द ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम पर्सन तो 10 थे या उससे ज़्यादा थे। अब उसके बाद अगर कम हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, तो तब भी ये लगता रहेगा, याद रखना। ये नहीं कि कम हो गए अब हट जाएगा, ऐसा नहीं है, तब भी ये लगता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिमेन लेस देन 10, तब भी ये लगता रहेगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूड्स एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। देखिए मैंने क्या बताया, 6 मंथ से जो भी ज़्यादा पार्ट आएगा वो 1 ईयर कहलाएगा। जैसे बोल रहा है 7 ईयर 9 मंथ, तो वो 8 ईयर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वो 9 मंथ का पार्ट पूरा 1 ईयर हो जाएगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगा। 7 ईयर 5 मंथ, तो आपको पता है कि 6 महीने से कम है, 6 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। 7 ईयर 5 मंथ तो 7 ईयर ही रहेगा। 7 ईयर 6 मंथ, तो आपको पता है कि 6 महीने से ज़्यादा बोल रहे हैं, 6 महीने नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 7 ईयर ही रहेगा। ये ज़रूर मैंने याद रख लेना। सैलरी हेयर मीन्स बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, जो कि लास्ट में आपने निकाली थी सैलरी रिटायर होने से पहले वाले मंथ में, ठीक है। डीए इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर दिस पर्पज वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट। ये मैंने अलग से लिखा है, इस पर्टिकुलर जहाँ से मैंने लिया था उसमें नहीं दे रखा था, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए अलग से ले लिया। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है, ये सीजनल एस्टेब्लिशमेंट वाले एम्प्लॉई हैं या पीस रेटेड एम्प्लॉई है, तो उस केस में क्या होता है। यानी इसमें एग्जांपल में क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं आइसक्रीम बिजनेस हो गया, तो आप देख सकते हो वो सीजनल बिजनेस है, तो उस केस में 15 डेज की जगह जगह क्या ले लेंगे, 7 डेज ले लेंगे। तो 7/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए सैलरी पर मंथ डिवाइड बाय 26 करेंगे तो हर दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी, एवरेज डेली सैलरी निकल के आ जाएगी, और इंटू 7 करोगे तो आपको पता है कि वो 1 साल की 7 डेज़ के अकॉर्डिंग सैलरी आ जाएगी। जैसे इंटू कंप्लीटेड ईयर करोगे तो 20 साल काम किया, 21 साल काम किया, मल्टीप्लाई करोगे तो उस हिसाब से निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, जिसको क्या मिलता है, एक तरीके से पीस रेट के बेसिस पे मिलता है, जितना वो यूनिट बनाते हैं उनके बेसिस पे उन्हें सैलरी मिल जाती है। तो ये बोल रहा है 15 डेज सैलरी वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेस एक्सक्लूडिंग वेजेस पेड फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम वेजेस को आपको हटाना है। रिसीव्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे ही वो रिटायर हुआ या रिज़ाइन कर दिया, एक तरीके से हटा दिया गया, तो उससे जस्ट 3 महीने पहले इमीडिएटली प्रिसीडिंग, तो मान के चलिए जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि वो 16 जून को रिटायर हो गया, ठीक है। अब इससे पहले के 3 मंथ क्या होंगे, देखिए ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 16 या 17 मार्च होगा, 17 मार्च ही कर लेते हैं क्योंकि 16 जून को हुआ है ना, तो 17 मार्च 19 से लेकर, क्योंकि देख लीजिए 6/5, 5/4, 4/3 ऐसे करके देख लीजिए, 6/5 मतलब क्या हो गया, 1 महीना हो गया ना, फिर उसके बाद 5/4 और 4/3। अगर आपको जैसे समझना, देखिए मैं तो जल्दी ऐसे ही निकालता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो 17 मार्च 19 से लेकर 16 जून 19 तक की सैलरी का पार्ट है। आप देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में बोला कि इनकी सैलरी कितनी थी, जो भी पर्टिकुलर पीस रेटेड एम्प्लॉय की बात कर रहा है उसकी सैलरी 30,000 रुपीज़ थी इस 3 महीने की, ठीक है। इसके अलावा उसे ओवर टाइम भी मिला इन 3 महीनों में, कितना 6,000 का, तो वो लेस कर दिया, कह रहा है ना एक्सक्लूडिंग, तो अगर वो इंक्लूड है तो उसको आपको हटा देना है, उसको लेना ही नहीं है। तो 30 में से 6 लेस किया, कितना है 24,000 आ गया। अब वो 24,000 के बेसिस पे क्या निकलेगा, आपका ये पार्ट निकलेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, 15 डेज सैलरी विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है। अब 3 महीने की आपको पता है, तो 3 महीने की सैलरी कितनी थी 30, उसमें से 6,000 ओवर टाइम हटा दिया, 24, एवरेज तो निकला नहीं, एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो क्या निकला 8,000 निकला। अब जो 8,000 है वो पर मंथ का है। अब आपको 15 डेज़ का निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपॉन 26 इंटू 15, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो एवरेज निकाली वो कैसे निकाली, 3 महीने के बेसिस पे निकाली, उसमें से ओवर टाइम हटा दिया, 24 बचा, 24/3 मंथ थे, तो एवरेज मंथली आ गई। जैसे उसमें 26 डिवाइड किया तो पर डे की सैलरी आ जाएगी, और जैसे 15 डेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल से रिलेटेड आ जाएगा, फिर उसमें इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही वो आया तो अपना ऊपर कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो था केस सी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन एक साथ आ जाएगा, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, केस डी। केस डी में क्या बोल रहा है कि वो सारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं लग रहा, याद रखना, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गई है, रिटायरमेंट का पार्ट हो गया है, याद रख लीजिए, रेजिग्नेशन हो गया है, उस केस में पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 नहीं लग रहा। अब देखिए ये सेम है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग सेम, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख सेम है। अब देखिए हाफ बोल दिया, तो मैं कैसे याद रखता हूँ 15/30, जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे ध्यान रहता है 15/26, और यहाँ पे क्या ध्यान रखता हूँ 15/30।
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपने 12 साल और 10 महीने काम किया है, 12 साल 10 महीने, तो 12 साल ही लेंगे। इसका मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन आता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 11 महीने भी आ गए, 12 साल 11 महीने 29 दिन भी आ गए, तब भी हम 12 साल ही लेंगे, 12 ईयर्स ही लेंगे। इसका मतलब पूरा साल कंप्लीट होना चाहिए इसमें। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया, पूरा कंप्लीटेड ईयर। While calculating completed year of service, ignore any fraction of the year. Example, 7 year 9 month will be treated as 7 years only. इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7 year 11 month होते तब भी 7 year लेते, 7 year 11 month 29 days होते मान के चलिए। ये आपको पता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्च जब वो रिटायर हुआ, ठीक, चलिए इसको छोड़िए क्योंकि इसमें तो फिर क्या है, ज्वाइन की डेट भी बतानी पड़ेगी, तो कब उसने ज्वाइन करा, तो उसमें कैलकुलेशन में फालतू के लिए टाइम लग जाएगा। बस आप ये ध्यान रख लेना कि पूरे के पूरे साल होने चाहिए, तब जाके ही वो 1 साल का पार्ट कैलकुलेट होगा। अगर उसमें 1 दिन की शॉर्टेज भी रह जाती है तो उस पर्टिकुलर ईयर को आप नहीं लोगे, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन क्या है कि एवरेज सैलरी की बात कर रहा है, तो पीछे तो क्या था कि पिछले मंथ की जो सैलरी ड्रॉन की है, लास्ट जो भी आपने सैलरी ड्रॉन की है उसके बेसिस पे निकल के आ जाता था, सिंपल सा बात। यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात कर रहा है, तो जैसे ही रिटायर हुए, मान के चलिए मैंने जैसे बोला कि कब रिटायर हुआ, कोई पर्सन, सिंपल सा एग्जांपल लेके देखिए कि अगर 1920 चल रहा है ईयर, प्रीवियस ईयर, और वो रिटायर हो गया 31 दिसंबर 19 को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 31 दिसंबर टिपिकल हो गया, हम ऐसे बोल देते हैं कि 1 दिसंबर 19 को रिटायर हो गया, सबसे बढ़िया ये है। तो देखिए वो 1 दिसंबर को रिटायर हुआ, उससे पहले के 10 महीने कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि मैंने 31 हटा दिया, टिपिकल लगेगा आपको, मैं बाद में बताऊंगा क्यों टिपिकल लगेगा। क्योंकि देखिए 1 दिसंबर को रिटायर हुआ, उससे पहले वाले मंथ देखिए 10, तो इससे पहले के 10 महीने हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हाँ, तो ये हो गया 1 फरवरी से लेके, क्योंकि मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ तो टाइम लगता है, तो 1 फरवरी से लेके 30 नवंबर तक का पार्ट हो गया आपका। 1 दिसंबर, तो दिसंबर से पहले के जस्ट 10 महीने देखिए, उसका एवरेज निकलेगा। लेकिन सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं आएगी, डीए भी आएगा, याद रखना। डीए भी 10 महीने का आएगा। वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का पार्ट है, इसका मतलब अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। पहले वाले केस में, सी वाले केस में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो या नहीं हो, लिया जाता था। इसमें कब लिया जाएगा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। फिर कमीशन भी लिया जाएगा। कमीशन कब लिया जाएगा, अगर वो टर्नओवर के एक फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो अगर कभी भी आप भूल जाओ तो ये वाला पार्ट और एचआरए का पार्ट आपको सेम दिखेगा, क्योंकि एचआरए में भी क्या करते हो, हाउस रेंट अलाउंस जब भी देखोगे उसमें भी क्या बोलते हैं, सैलरी लेते हैं। डीए कब लेते हैं, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस का पार्ट हो। और कमीशन कब लेते हैं, अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वो 10 महीने की सैलरी का टोटल करना है, उसमें डिवाइड बाय क्या कर देना, आपको 10 कर देना है, जिससे क्या निकलेगी, आपकी एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। अब तुम क्या बोलोगे कि सर अगर बात मान के चलिए कि 5000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, और चलो ये मान लिया कि डीए भी हमने ले लिया क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, हमने बोल दिया कि 6000 है, और वो 10 मंथ के हिसाब से कितनी है, 60 है। फिर वापस डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वो तो 6000 ही निकलेगा, करने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन कभी कभी सैलरी इंक्रीज़ भी होती है, तो आपको पता चला कि बीच में से ही सैलरी इंक्रीज़ हो गई, तो उससे पहले कम थी, तो इसलिए एवरेज कम भी निकल के आ सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम निकल के आए, ठीक है। तो एक पार्ट ये भी आपको सोचने की ज़रूरत। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना आपको ये पार्ट। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोर एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। एग्जांपल 7 ईयर 9 मंथ विल बी ट्रीटेड एज 7 ईयर्स ओनली। एवरेज सैलरी हेयर मीन्स बेसिक प्लस डीए अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस कमीशन बीइंग ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी immediate preceding the month of retirement. If an employee retire on 18th November 19, then 10 months average salary shall be period starting from January and ending on अक्टूबर 19। तो इसका मतलब क्या, नवंबर से पहले अक्टूबर से गिना, तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ऐसे गिन लीजिए, तो आपको पता है कि जनवरी से कैलकुलेशन हो जाएगी, सिंपल। अब देखिए आप ये सोचिए कि आपके माइंड में क्या आता है कि सर अगर वो मंथ के एंड में रिटायर होता, जैसे 30 नवंबर को रिटायर होता, तो उस केस में क्या करते। तो मैं क्या बोल रहा था कि नवंबर का पार्ट भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मान के चलेंगे कि उसने पूरा महीने काम किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अक्टूबर से ही लेना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर वो मंथ के एंड में रिटायर होता है तो उस मंथ को भी कैलकुलेट किया जाएगा, उस मंथ को भी लिया जाएगा 10 मंथ वाले पार्ट में। तो तब हम कब से लेते हैं, फरवरी से लेते, फरवरी से लेके नवंबर तक का पार्ट ले लेते हैं। अगर दिसंबर का पार्ट हो तो हमें पता है कि 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मार्च से लेके 31 दिसंबर का पार्ट लेते, ठीक है। तो अगर मंथ के एंड में रिटायर हो रहा है तो वो भी मंथ आपको कवर करना है,
ठीक। लेकिन अगर अगले मंथ के शुरू में रिटायर हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि पिछला मंथ तो वैसे ही आएगा, सीधी सी बात है। अगर वो 1 जनवरी को रिटायर हो रहा है तो सीधी सी बात है 31 दिसंबर तो आएगा ही। तो अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा था, 31 दिसंबर यानी दिसंबर का पूरा पार्ट आएगा ही आएगा। तो मंथ के एंड में अगर रिटायर हो रहा है तो उस मंथ के पार्ट को लिया जाएगा। बस ये याद रख लेना। देखिए टिपिकल पार्ट है तो इसलिए मैं बार बार बोल के बताता हूँ। फिर बोल रहा है इफ़ डी ए इज़ नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट देन द सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर अबव पर्पज। अब देखिए आपको पता है ना कि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। जब भी हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि हमें सैलरी कंप्यूट करनी है तो हमें पता है कि जो भी एग्जम्पशन है वो लेस करने के बाद जो टैक्सेबल पार्ट है वो बाहर आएगा। तो जो सैलरी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एग्जम्पशन वाले पार्ट के लिए। किसके लिए? एग्जम्पशन वाले पार्ट के लिए। तो ये बोल रहा है हाउएवर डीए इटसेल्फ शैल बी फुली टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है? बाहर तो डीए जब भी कंप्यूटेशन का पार्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा ही होगा, लेकिन अभी क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा तो वो जब भी हम ग्रेचुइटी का पार्ट कैलकुलेट करेंगे और जब भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लग रहा होगा तो उस केस में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा तो डीए नहीं लिया जाएगा। बस याद रखना। तो डीए कब लिया जाता है? जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो और जब उस पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लग रहा हो, याद रखना। तो अभी देखिए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ वापस से रिवाइज का पार्ट हल्का सा, कि हमने यहाँ पे देखा कि रिसीव्ड हुआ सर्विस के दौरान फुली टैक्सेबल। अगर रिसीव हुआ टर्मिनेशन के दौरान तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफेंस सर्विस है जिसमें क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी आ जाती है, लेकिन स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन नहीं आता। भूल जाते हो तो आरबीआई, ओएनजीसी, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस तरीके से याद रख लेना, जो कि किसी मैं बोलता हूँ स्पेशल एक्ट के थ्रू बने हुए हों। तो उस केस में क्या होते हैं? वो नहीं आते और बाकी सारे आ जाते हैं, उनके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है फुली। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लग रहा है और नहीं लग रहा। जब ये लग रहा होता है तो हमें ध्यान रखना है कि 15/26 का पार्ट लेना है, सीधी सी बात है। 20 लाख कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि हमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पशन का पार्ट लेना है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 15/26 है और यहाँ पे कितना है? 15/30, मतलब हाफ हो गया। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? 6 महीने से ज़्यादा है तो 1 साल हो जाता है। यहाँ पे चाहे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, अगर पूरे साल सर्विस नहीं की है, इसका मतलब पूरे 365 या जो 366 डे है, अगर वो सर्विस नहीं करी, उसमें एक दिन भी शॉर्टेज हो जाता है तो वो ईयर नहीं लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी आती है, जबकि इसमें क्या होता है? पिछले 10 महीने की सैलरी का पार्ट लिया जाता है। इसमें डीए का पार्ट ले लिया जाता है, चाहे वो बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो। इसमें कमीशन का पार्ट नहीं लिया जाता, जबकि इसमें डीए का पार्ट लिया जाता है अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, क्योंकि नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। डी पॉइंट याद रखना, ठीक है, केस डी मैंने आपको कवर कराया। और दूसरा कमीशन कब लिया जाएगा? अगर वो परसेंटेज का पार्ट है टर्नओवर के, एक सेल के फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में हो। अब देखिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे आपको थोड़ा रिवाइज हो गया। अब आप मेरे को बोलोगे नहीं कि सर हमें इतना टिपिकल लगा। टिपिकल नहीं है, सिंपल है। देखिए इलस्ट्रेशन 3 देखिए, ये बोल रहा है मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 ईयर 6 मंथ 15 डेज ऑफ सर्विस ऑन 17 दिसंबर 19, ठीक है, एंड रिसीव्ड ग्रेचुइटी अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। अब ये देखो एक्चुअल ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई? 4 लाख। अब उसमें से टैक्सेबल कितनी होगी? तो आपको पता है कि जैसे ही एग्जाम्पशन लेस करोगे तो बाकी टैक्सेबल निकलेगी। तो आप 4 लाख लिख लो, उसके बाद आप क्या करो कि माइनस एग्जम्प्टेड ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, उसमें क्या बोलोगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए, ठीक है, सीधी सी बात। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज बेसिक कितनी थी? 6000 पर मंथ। डीए कितना था? 1200 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस कितना था? 2000 रुपीज़। कमीशन ऑन टर्नओवर कितना था? 1%। कमीशन ऑन प्रॉफिट कितना था? 5000। अब देखिए जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना, कमीशन ऑन प्रॉफिट भी दे दिया और कमीशन ऑन टर्नओवर, जबकि आपको पता है कि आप क्या लेते हो। जब भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता तो आप कमीशन का पार्ट लोगे ही लोगे। कब? अगर वो टर्नओवर के फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है तो ये वाला लोगे, ये वाला नहीं लोगे, ठीक है। और जब भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो आप कमीशन वैसे भी नहीं लेते, तो दोनों ही नहीं लोगे, सीधी सी बात। तो जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगता है तो कमीशन लेंगे ही नहीं, और जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी नहीं लगता तो तब कब लेंगे? अगर वो टर्नओवर के एक फिक्स परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 19 ऑफ ₹1000 पर एनम इन बेसिक, ठीक है। ये बोल रहा है कि उसकी जो बेसिक सैलरी थी 6000 पर मंथ, उस पर 1 अप्रैल 19 का इंक्रीमेंट हुआ था। अब देखिए रिटायरमेंट के समय 6000 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट से पहले जब भी ही गॉट एन इंक्रीमेंट 1 अप्रैल, तो आपको पता है कि रिटायरमेंट से पहले उसकी 6000 थी और 1 अप्रैल से पहले उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी।
क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 1000 बढ़ गई और वो 6000 हो गई, और उसके बाद वो रिटायर कब हो गया, 17 दिसंबर को रिटायर हो गया था। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना है। देखिए अब बोल रहा है टर्नओवर अचीव्ड बाय असेसी रुपीज़ 1 लाख पर मंथ। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 लाख पर मंथ है, तो 1 लाख पर मंथ का 1% अगर निकालोगे तो 1000 निकलेगा। तो कमीशन जो बना वो क्या बना, 1000 पर मंथ बना। तो देखिए बेसिक सैलरी 6000 पर मंथ है, डीए जो देखोगे 1200 पर मंथ है। देखिए इसमें एक चीज़ मिस हो गई है कि यहाँ पे जनरली ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, क्योंकि जो आंसर दे रखा है ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग दे रखा है। कब, अगर सी वाला पार्ट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड बाय पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, उससे कवर नहीं होता तो क्या होता है, डीए लिया जाता है, और सॉल्यूशन में डीए लिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार सही कर लेता हूँ जिससे आपकी आंखों के सामने रहेगा ये। रुकिए एक बार, अब देखिए परफेक्ट दिख रहा है, गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है तो चाहे ये लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीए तो लिया ही जाएगा। लेकिन सी वाले केस में क्या है, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लग रहा, तो उस केस में क्या आपको पता है कि जब ये दे रखा होगा तभी डीए लिया जाएगा। तो ये तो दे ही रखा है, ठीक है, गिवन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं तो मुझे सारा आंसर चेंज करना पड़ता उसकी वजह से और आपको भी दिक्कत होती। ठीक, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ़ ही इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट पूरा एग्जाम्प्ट होता है, नील एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 फर्स्ट, ये आ गया। अब देखिए अदर केसेस का मतलब क्या हुआ, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता जिस पे पोगा लगता, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता जिस पे क्या नहीं होता, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, ये पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक टेबल के थ्रू बना दिया। यहाँ पे क्या बोल दिया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी ऑफ मिस्टर ओल्डमैन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है। अब देखिए अगर मैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लेता हूँ तो उसके हिसाब से देखिए मैं बोल रहा हूँ कि टैक्सेबल निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रेचुटी रिसीव्ड लिख लो, फिर लेस क्या करो, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितना हमें एग्जम्पशन है वो हमें लेस करके। अब देखिए मिनिमम क्यों बोलता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम बोल देगा, मान के चलिए 3 आंसर आपके निकले, मैक्सिमम बोल दिया तो उस केस में क्या हुआ, आपका ये 20 लाख निकल के आ गया मैक्सिमम, और ये आपने लेस कर दिया, जबकि आपकी ग्रेचुटी कितनी है 4 लाख, 4 में से 20, तो आपको पता है कि ये तो एक स्टेचुटरी अमाउंट प्रोवाइड किया गया है, ये मैक्सिमम अमाउंट आपको प्रोवाइड किया गया है। और अगर तीनों में से मैक्सिमम बोल देता एग्जाम्प्ट है तो ये तो माइनस में जाता, जबकि पहली बात तो एग्जाम्पशन कभी भी माइनस में जाती ही नहीं है। और सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को आपसे कुछ ना कुछ तेल निकालना है, कहने का मतलब टैक्सेबल पार्ट तो करना ही है, तो जान पूछ के वो लीस्ट ही रखेगा। जितने भी आगे पार्ट देखोगे उसमें क्या करेगा, जब भी एग्जाम्पशन का पार्ट आएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करेगा, ये नहीं बोलेगा कि हायर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे नहीं बोलेगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग ही बोलेगा, याद रखना। तो यहाँ पे भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेचुटी रिसीव्ड 4 लाख है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव कितनी है 4 लाख, स्टेचुटरी अमाउंट कितना है 20। अब देखिए अगर मैं केस बी की बात कर रहा हूँ तो 15/26 आ रहा है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का पार्ट आपको देखना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर 6 महीने से ज़्यादा का पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज, तो वो पूरा कंप्लीटेड ईयर हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो 29 + 1 ईयर कितना हो गया, 30 ईयर, तो यहाँ पे 30 ईयर का पार्ट लिया। ठीक है, सिंपल सा। अब सैलरी देखिए, आपको मैंने क्या बताया, बेसिक प्लस डीए आएगा, कमीशन नहीं आता, चाहे वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है चाहे नहीं दे रखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है। और कौन सी लेनी है आपको सैलरी, जो लास्ट वाली है। तो देखिए रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी कितनी थी, 6000 पर मंथ, डीए कितना था 1200, तो 6000 + 1200 कितना होता है 7200। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 7200 × 30 ईयर्स × 15/26, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, सोचिए। देखिए 7200 × 30 × 15/26, तो ये निकल के आ गया। अब तीनों में से लीस्ट क्या है ये। अब देखिए आपका फ़ायदा हुआ क्या, आपका फ़ायदा थोड़ा हो गया कि बस हाँ एग्जेम्प्टेड हो गया, सीधी सी बात है, लेकिन आपका टैक्स भी तो बन गया, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी बनी ये। अब ये जो पार्ट है ये बाहर आएगी, बाहर का मतलब कहाँ पे आएगी, जब भी हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट देखेंगे। यानी एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ वापस से ऊपर, थोड़ा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको पूरा प्रॉपर बताऊँ, इसलिए देखिए। तो इसका मतलब जो समथिंग आ रहा था 4 लाख में से लेस करने के बाद 124, तो समथिंग जो भी 2 लाख समथिंग आ रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, यानी ये टैक्सेबल ग्रेचुटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो एक्चुअल क्यों नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि कुछ आपको एग्जाम्पशन मिल गई, वो आपको लेस करनी है, बाकी टैक्सेबल आपको दिखानी है। इस तरीके से पार्ट आएगा। और एक और चीज़, जब आप बेसिक सैलरी का पार्ट देखोगे तो वो जब रिटायर हुआ तो आपको पता है कि जितने दिन उसने काम किया उसके हिसाब से बेसिक सैलरी का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, डीए का पार्ट पूरा का पूरा आ जाएगा, याद रखना।
चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं, तभी क्या बोलते हैं ये फुली टैक्सेबल होता है। तो कंप्यूटेशन के पार्ट में पूरा आता है। जब किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे एचआरए के लिए, ग्रेचुटी के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड रहो। ठीक, तभी मैं क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ। और अगले जब मैं लीव सैलरी वाला बताऊंगा उसमें भी बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लीव सैलरी एनकैशमेंट या लीव एनकैशमेंट बोलते हो, मेरे हिसाब से अभी के पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को एक एक पर्टिकुलर पॉइंट हर बार आपको बताना पड़ता है। अब देखिए, आप देखोगे कि फ़र्क क्या है। सी वाले पॉइंट में क्या है, 4 लाख है, आपको पता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन उस पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लग रहा, नॉट कवर्ड बोल दिया। अब देखिए 4 लाख आ रहा है, 20 आ रहा है, सेम ही है। अब देखिए ये वाला पार्ट इससे लिंक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 15/26 की जगह 15/30 मतलब हाफ हो गया। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या हो गया कि देखिए वो 6 महीने 15 दिन बाद रिटायर हुआ है, 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज, तो इसका मतलब हमें 29 ईयर्स ही लेने। तो ये फ़र्क हो गया। अब देखिए जो ये 8,000 है वो कैसे आया, वो आया पिछले रिटायर होने से जस्ट पहले के 10 महीने की आपको क्या लेनी है, सैलरी लेनी है। डीए लोगे या नहीं लोगे, हाँ लेंगे, क्यों, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। अगर वो नहीं होता, कहने का मतलब अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो नहीं लेता। ठीक है, कमीशन लोगे या नहीं लेंगे, हाँ लेंगे। कौन सा लेंगे, ये वाला, सिर्फ कमीशन ऑन टर्नओवर 1%, ये लेंगे। कितना लोगे, 1 लाख का 1% है, वो पर मंथ है 1000, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन देखिए आप सोचिए कि इंक्रीमेंट कब हुई सैलरी की, 6000 पर मंथ थी रिटायरमेंट के समय, 1 अप्रैल से हुई है। अब देखिए 17 दिसंबर को रिटायर हुआ है, तो उससे पहले क्या आता है, 17 दिसंबर से पहले नवंबर आता है। अब देखिए आप जल्दी जल्दी सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवंबर के बाद क्या आएगा, जैसे अक्टूबर का बाद सितंबर का, यानी उससे पहले क्या आएगा, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, तो ऐसे करके फरवरी तक जाएगा पार्ट आपका। तो फरवरी से लेके नवंबर तक का पार्ट आपका 10 महीने का देखना है। अब सोचिए कि 1 अप्रैल से इंक्रीमेंट हुआ था, तब जाके रिटायरमेंट के समय सैलरी कितनी थी, 6000 थी, मतलब 1 अप्रैल से पहले कितनी थी, 5000। और फरवरी से गिन रहे हो तो फरवरी की 5, मार्च की 5, अप्रैल से क्या है 1000 बढ़ी थी, तब जाके 6000 हुई थी, तो इसका मतलब 6000। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी बाकी 8 महीने के लिए 6000 और शुरू के 2 महीनों के लिए 5000। एक बार देख लीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये मैंने कवर कर रखा है। सैलरी हेयर मीन्स बेसिक, डीए कब आएगा, अगर वो कंडीशन का पार्ट है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स का पार्ट है। कमीशन कब आएगा, अगर वो परसेंटेज के फॉर्म में, जो कि है। ठीक है, लास्ट 10 मंथ की लेनी है आपको, उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले 10 मंथ की लो, तो देखिए 5 1000 बढ़ गई थी, तो देखो 6 तो ये आगे आने वाले 8 मंथ के लिए हो गया। आपको पता है कि वो 17 दिसंबर 19 को रिटायर हुआ है, तो उससे पहले वाला नवंबर वाला मंथ लेना है। अगर वो 31 दिसंबर को रिटायर होता तो आप दिसंबर भी ले लेते, ये मैंने बताया था आपको। तो देखिए 58 आ गया। डीए देखिए कितना है, 1200, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, तो वो तो आप 1200 इंटू 10 भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, कमीशन देखिए 1000 रुपीज़ है, 1 लाख की सेल है, उसका 1% है। ठीक, तो आपको पता है कि वो 1% 1000 है, क्योंकि 1 लाख की सेल पर मंथ की है, तो उसका 1% आपका निकल जाएगा टर्नओवर का। तो 1 लाख की सेल पर मंथ है, याद रखना। तो 1000 तो 1000 इंटू 10 10,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 80 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 8000 निकल के आ गया। अब सीधी सी बात है, 8000 इंटू हाफ कीजिए, कहाँ गया, ये रहा, 8000 इंटू हाफ कीजिए और 29 कीजिए। आपको पता है कि इसमें क्या है कि पूरे ईयर होने चाहिए, 366 डेज़ या 365 डेज़ का अगर ईयर है तो वो पूरे का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके लेंगे। यहाँ पे उसने 6 मंथ 15 डेज़ काम किया, इसने हमने नहीं लिया। यहाँ पे हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि 6 मंथ से ऊपर हो गए, इसलिए हमने 30 ईयर्स ले लिए। यहाँ पे हमने 29 ही लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मल्टीप्लाई करा ये आया। तीनों में से देखो लीस्ट कौन सा है, ये वाला है 1,16,000। अगर आप 4 लाख में से 1,16,000 लेस करोगे तो बाकी टैक्सेबल कितना आएगा, 284, जो कि जब भी हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट देखेंगे तो इतना कवर कर लेंगे, 284। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारा का सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, वो ख़त्म करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और अगली वीडियो में क्या कवर करेंगे, हम लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट कवर कर लेंगे। देखिए अब ये समझना क्या बोल रहा है, नोट एप्लीकेबल इन केस डी, नॉट इन केस सी। केस डी क्या था, जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का पार्ट आपका नहीं लगता, याद रखना। देखिए केस डी था जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, ये रहा, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने रिटायर हो गए तो प्रीवियस किसी एम्प्लॉयर से वैसे ही आपने क्या कर ली थी, एग्जम्पशन का पार्ट कवर कर लिया था, तो जितना आपने एग्जम्पशन का पार्ट लिया है वो आपके जो स्टेचुटरी अमाउंट है, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख का, उसमें से लेस कर दिया जाएगा।
वाइल क्लेमिंग द स्टेचुटरी अमाउंट एनी अमाउंट अर्लियर क्लेम्ड as deduction under section 10 subsection 10 shall be reduced from 20 lakh. An assessee left a job in the year 1995 and claimed a deduction of rupees 40,000 for gratuity in that year. इसका मतलब exemption इतनी ले ली थी उसने. He joined another organization, left the same in the year 1920. तो उसने क्या करा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और उस पर भी रिटायर हो गया, छोड़ दिया 1920 को या रिज़ाइन कर दिया, एंड रिसीव ए ग्रेचुटी और रुपीज़ 9,80,000. While calculating exemption for gratuity for the assessment year 2021, statutory amount of rupees 20 lakh shall be reduced by earlier deduction claimed, that is rupees 40,000. अब देखिए इतना बड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम क्या करेंगे, एक जगह से रिटायर होके आएंगे और दूसरी जगह काम करेंगे और वहाँ पे भी रिटायर हो गए, तो जब भी वहाँ पे ग्रेचुटी का पार्ट निकाला जाएगा और टैक्सेबल निकाला जाएगा, तो जब भी एग्जाम्पशन का पार्ट देखेंगे तो जो मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख का, उसमें से जो पहले हमने प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो भी डिडक्शन ली थी वो लेस कर दी जाएगी. तो 20 लाख में से 40,000 लेस कर देना और 19,60,000 के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा. और पहली बात तो ये होता ही इतना अमाउंट है, क्या करें. अब देखिए आप सोचिए कि मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताया, तो इसमें मान के चलिए कि अगर आप केस सी से रिलेटेड एम्प्लॉय थे तो आपको डिडक्शन कितनी मिल गई. सोचिए आपको इतनी मिल गई थी, 1,16,000 मिल गई थी. ठीक है ना, यही तो मिली थी आपको एग्जाम्पशन, डिडक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, एग्जाम्पशन कितनी मिल गई थी 1,16,000. तो सीधी सी बात है, अगर आप दूसरी जगह जॉब करोगे और वहाँ पे रिटायर हो जाओगे तो 20 लाख की जगह जो आप ये 20 लाख ले रहे हो अमाउंट, उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, 20 लाख में से 1,16,000 लेस करना पड़ेगा. तो कितने होते हैं, 18,84,000 समथिंग हो जाते हैं, 18,84,000. अगली बार वो लेना पड़ेगा, समझ गए. फिर आपको बोल रहा है एप्लीकेबल इन केस सी एंड केस डी, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है चाहे नहीं लग रहा. वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, where gratuity is received from more than one employer in the same previous year, the aggregate amount exempt from tax shall not exceed statutory deduction. इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड की जब भी आप बात करोगे वो टोटल एक साथ देख लोगे. ठीक है, पर मेरे हिसाब से ऐसे नहीं, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन आपके क्या है इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें कैसे कैलकुलेट होता है आपको थोड़ा थियोरटिकली बता देता हूँ. देखिए इसको सिंपल सोचिए कि जैसे आप क्या कर रहे हो, दो एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम कर रहे हो, एक तो एक्स लिमिटेड हो गया और एक वाई लिमिटेड हो गया. अब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में आप प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पे रिटायर हो गए. कहने का मतलब प्रीवियस ईयर में 1920 में कभी भी रिटायर हो गए, लेकिन 1920 में रिटायर हुए, डेट कोई सी भी हो सकती है लेकिन रिटायर हो गए. उस केस में देखिए क्या होगा कि जैसे आपने एक्स लिमिटेड का निकाला, मान के चलिए सबसे पहले जहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा था उस हिसाब से सोच के आपने क्या कर दिया, एक्स लिमिटेड का पहले निकाला और उसके हिसाब से आपका जो एग्जम्पशन का पार्ट था वो कितना निकला, 4 लाख मान लीजिए. जैसे तीनों में से जो लिस्ट बोलोगे तो 4 लाख निकल के आ गया. अब देखिए जब भी आप वाई की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें 20 लाख का स्टेचुटरी अमाउंट लोगे तो वो गलत हो जाएगा. आपको कितना लेना, 20 में से 4 लाख लेस कर दोगे. तो बोल रहा है कि जो आपको एग्जम्पशन मिल चुकी है पिछले वाले यानी एक्स कंपनी में, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई लिमिटेड के स्टेचुटरी अमाउंट में से लेस कर देनी पड़ेगी. तो उतना आपको लेस कर देना है. ये पर्टिकुलर पार्ट इसमें बोल रखा था. ठीक है, कि जब भी ग्रेचुटी आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिलती है तो उस केस में क्या होता है, यानी प्रीवियस ईयर में सेम प्रीवियस ईयर में द एग्रीगेट अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल नॉट एक्सीड स्टेचुटरी डिडक्शन. तो उस केस में आप क्या करते हो, 20 लाख में से वो 4 लाख लेस कर देते हो. मान के चलिए एक्स लिमिटेड से जो डिडक्शन मिली वो कितनी मिली, 22 लाख की, जो कि हो नहीं सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बोलेगा और आपको पता है कि एक्स लिमिटेड में जो मैक्सिमम स्टेचुटरी अमाउंट है वो सबसे पहले 20 लाख आपने लिया होगा, तो हो नहीं सकती. लेकिन मान के चलिए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर वाई लिमिटेड में हम 20 लाख का स्टेचुटरी अमाउंट लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 22 लेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एग्जाम्पशन इतने की ले ली. पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की बात करते हो तो एग्जाम्पशन कम ही बनेगी. तो मान के चलिए एक्स लिमिटेड में 7 लाख की एग्जाम्पशन बनी, तो आप 20 में से 7 लाख लेस कर दोगे, और वाई लिमिटेड के केस में स्टेचुटरी अमाउंट को कितना बोलोगे, सिर्फ 13 लाख ही है. ठीक है, तो वो कभी भी उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, एग्जाम्पशन से ज़्यादा हो ही, और एग्जाम्पशन आपकी कमी रहेगी पहले वाले पार्ट में, सीधी सी बात है. अब देखिए बोल रहा है लास्ट अच्छा केस है, ये एक तरीके से एग्जाम में आ सकता है, सिंपल सा पार्ट है, ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय. तो बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद ग्रेचुटी मिलती है तो उस केस में, क्योंकि देखो ड्यू कब हुई है ग्रेचुटी, असेसी की डेथ के बाद, तो वो किसको मिलेगी, उसके लीगल हायर को. जैसे मैंने बोल दिया कि फादर की डेथ हो गई तो किसको मिलेगी, सन को मिलेगी, डॉटर को मिलेगी, जिसको भी मिलेगी, जो लीगल हेयर है या जो नॉमिनी एक तरीके से उसको मिल जाएगी, आपको पता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी. लेकिन अगर ग्रेचुटी पहले ही ड्यू हो गई थी असेसी की डेथ से पहले, तब वो टैक्सेबल होगी. असेसी की डेथ से पहले अगर ग्रेचुटी ड्यू हो गई, कहने का मतलब वो रिटायर हो गया और ग्रेचुटी ड्यू हो गई थी और उसके बाद उसकी डेथ हुई है, ये पार्ट आ गया. लेकिन ग्रेचुटी देना, जब हम क्या बोलेंगे डेथ हो गई उसके बाद ग्रेचुटी ड्यू हुई, तो उस केस में तो एग्जम्प्ट होगी,
उस केस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ग्रेचुटी बिकम ड्यू बिफोर द डेथ ऑफ द असेसी, असेसी की डेथ से पहले, तो इसका मतलब पहले ही वो ड्यू हो गई और वो जिंदा था, तो उस केस में टैक्सेबल होगी ही होगी। नो मैटर वैन एंड बाय हुम रिसीव्ड, चाहे लीगल हेयर करे, चाहे उस पर्सन ने पहले रिसीव कर दी हो, असेसी की डेथ से पहले असेसी ने ही रिसीव कर ली हो, या असेसी की डेथ के बाद उसके जो भी बेटा हो गया लीगल हेयर ने रिसीव कर दी, लेकिन ड्यू तो पहले ही हो गई थी उसकी डेथ से पहले, इसलिए बोल रहा है इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। वेयर एज इफ ग्रेचुटी बिकम ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ असेसी, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल इवन इन द हैंड ऑफ लीगल हेयर ऑफ द असेसी। तो ये मेन एक तरीके से आपके काम आ जाएगा। ठीक, अब जैसे अगले पार्ट में आपका आएगा लीव सैलरी एनकैशमेंट, इसको भी मैंने ऐसे ही कवर किया है। अब देखिए टिपिकल प्रोविजन है, लोग इतना पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये कवर कराया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन भी कवर कराऊंगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया फॉर यू सेक्शन जो मैंने आपको बताया। तो ये बेसिक सैलरी का इलस्ट्रेशन है, जिसमें आपको बोल रहा है कि उत्तम अकाउंटेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसको जो सम रिसीव हुआ ये लेस करने के बाद हुआ है। तो अब बताइए कि उसकी बेसिक सैलरी का पार्ट क्या रहेगा, तो आप सोचिए क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी थियोरटिकल पार्ट में बताया। फिर उसका ही दूसरा केस क्या बोल रखा है कि संतोष को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपॉइंट किया गया 1 अगस्त 13 को, और उसका ग्रेड पे ये तय किया गया, तो 8000 था, लेकिन उसको इनिशियल सैलरी पे क्या रखा वो याद रखना। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको शुरू से इस वाली सैलरी पे रखा जाए। 12,800 है तो वो किस में आएगा, 16,000 से पहले, तो 12,800 प्लस 800, फिर प्लस 800 मिलेंगे हर साल। तो ये सोचते हुए चलिए कि 16,000, फिर उसके बाद 1,000 बढ़ जाएंगे 17, कब तक रहेंगे 32 तक। तो इस तरीके से करके दिखाइए। अब सी केस में क्या बोल रहा है कि अगर इस इलस्ट्रेशन में वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होती, याद रखना वो 3% वाला मत करना, नॉर्मल ग्रेड पे की तरह ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में कैलकुलेट करके दिखाना। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे अप्रैल से मार्च का पार्ट आएगा, और ये गवर्नमेंट है सर्वेंट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट कंपनी का सर्वेंट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेंट है, तो उस केस में क्या आएगा, इसका पार्ट मार्च से लेके फरवरी की सैलरी आएगी। तो इसमें नॉर्मल अप्रैल से मार्च का ड्यू होता है और इसमें मार्च से लेके फरवरी का पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर ग्रेचुटी का इलस्ट्रेशन ये दे रखा है मैंने सिंपल सा, इसमें डेथ वाला कवर कर रखा है, लेकिन एक बार फिर भी आप नॉर्मल कैलकुलेट करके देखना केस 1, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। फिर ये लीव सैलरी एनकैशमेंट का जब कवर कराऊंगा तब आप कर लेना। ठीक, पीडीएफ तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।